ये होमवर्क वाले सवाल निकालें कौन से थे। क्वेश्चन 28, पेज 599। Taxable purchases from registered person, 20% of these goods were returned। तो आप लोगों ने पहले वर्किंग के अंदर बेहतर था इस पे 18% लगा देते, फिर वर्किंग 1 में जाके माइनस करते 320 का 20% जो भी जवाब आया फिर उस पे 18% लगाते। बेहतर ये था। बाकी ये परचेज तो डेड हो जाएगी, ये परचेज भी डेड हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल एंड सैनिटरी फिटिंग्स 60% यूज्ड इन फैक्ट्री एंड 40% इन ऑफिस। 60% फैक्ट्री में यूज़ हो रही हैं एंड ऑफिस। ये यूज़ फॉर टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सेल नहीं है, ये वो ढीले हाथ छोड़ने वाला नहीं है। तो अब चाहे फैक्ट्री की बिल्डिंग हो चाहे ऑफिस की बिल्डिंग हो, कंस्ट्रक्शन मटेरियल फिक्स्ड एसेट होता है, ये प्लांट एंड मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर नहीं है। इसलिए ये वाली परचेज ऑफ 17 पूरी की पूरी इनएडमिसिबल थी, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल इस्तेमाल होता है और ऑफिस के अंदर भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ें यूज्ड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर यूज हो रही हैं। प्लांट एंड मशीनरी तो कोई साइंस नहीं थी। सेल में भी वो 10% सेल माइनस कर देनी थी। बिजली का बिल मार्च 2022 में खुशकिस्मत लोगों के लिए सवाल आया था। बिजली का बिल फरवरी कोई मसला नहीं, हमारे महीने का है, इंक्लूड सेल्स टैक्स, यानी इस पर 18% नहीं लगाना। पता नहीं आंखों की अलाइनमेंट इधर रखें जो क्लास चल रही है। बिजली का बिल में 1.36 इनपुट पड़ा है, 60% ऑफ बिजली फैक्ट्री में चली है और 40% बिजली ऑफिस में जली है। बेहतर है वैसे इसमें कि सिर्फ फैक्ट्री की बिल्डिंग का, ये कभी हमने कॉन्सेप्ट किया नहीं क्लास में डिस्कस, बेहतर है कि फैक्ट्री की बिल्डिंग की बिजली रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि ऑफिस की बिल्डिंग की बाकी चीज़ें भी तो रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं है। ऑफिस की फर्नीचर ख़रीदना, ऑफिस की बिल्डिंग ख़रीदना, ऑफिस की जो है वो इक्विपमेंट ख़रीदना, वो भी तो डिसअलाउ है। तो बेहतर है उनकी बिजली भी डिसअलाउ कर दें। बस इस पर दोनों राय आ सकती हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इस पूरे इनपुट की बजाय 1.36 इंटू 60% को ले जाते हैं न्यूमेरिकल। बस ये एक छोटा सा पॉइंट था नया इस सवाल में, और कुछ भी नहीं था। अगला सवाल 26 जी। गुड्स वर्थ रुपीज 2,25,000, नेट ऑफ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 75। तो वर्किंग 3 में जो टैक्सेबल सेल है उसमें आपने सेल डाली हुई है, ऊपर से उठा के देखें 2750। इसमें 225 की चीज़ें हैं जो नेट ऑफ डिस्काउंट है। दीज गुड्स वर सोल्ड टू एसोसिएट, और स्पेशल डिस्काउंट इनवॉइस पे मेंशन नहीं हुआ। भाई हो भी जाता तब भी अलाउड नहीं था, तो सेल टू एसोसिएट हम रिकॉर्ड करेंगे 300 पे। गुड्स वर्थ रुपीज 1,20,000 वॉज सोल्ड टू अ कस्टमर इन मुल्तान। हमने पूरी पेमेंट ले ली है नवंबर में। ओ, तो इसका मतलब है कि ये सेल, ये सप्लाई है, लिखें नवंबर की। ओए, रूल है अर्लियर ऑफ कैश रिसीव्ड और व्हेन द गुड्स आर, इसको माइनस करना था यहां से, -120। सेल ऑफ नवंबर है ये, इसको डैश डाल देना था फिर नीचे। सही है? क्लियर? नेक्स्ट, ये
हाँ नहीं 6 मंथ्स यहाँ तो कहीं नहीं है। हाँ नहीं इनपुट तो ये है ही नहीं, इनपुट तो पता नहीं कब ये चीज़ें खरीदी होंगी, खरीदने का तो उसने नहीं बताया। उसने क्या मैंने अपनी सेल में डाल दी है 120। हमने कहा इसका तो कैश पहले आ चुका हुआ था, तो सेल तो ये नवंबर की है। कहते हैं बस मैंने बेची तो डाल दी। हमने कहा निकालो बस। बाकी इसके परचेज की बात तो इसकी ये पता नहीं यार कब खरीदी होंगी चीज़ें, कहीं लिखा हुआ कब खरीदी हैं, पता नहीं ये भाई इनपुट की बात क्यों करें, लेकिन करें आप, कोई मसला नहीं, आपका राइट है, लेकिन मुझे बताएं ये चीज़ें कब खरीदी हैं उसने, पता नहीं कब खरीदी होंगी, जब भी कभी खरीदी होंगी परचेज में तो डाल दी होंगी। अब सेल की हर एडजस्टमेंट के साथ सोचना कि इसकी परचेज के साथ क्या हुआ है, ये तो पता नहीं हम किस साइड पर निकल जाएंगे। फिर इस सेल की परचेज के बारे में भी सोच लेते हैं, फिर जीपी परसेंटेज भी उसे देनी चाहिए ताकि परचेज की प्राइस भी मैं निकालूं, तो बहुत लंबी बहस हो जाएगी। फिर हर सेल के साथ अगर परचेज की एडजस्टमेंट सोचेंगे तो फिर तो बात बड़ी अजीब सी हो जाएगी। यानी कि फिर ऐसे ऐसे सवाल हैं कि इन चारों की परचेज सोचनी पड़ेगी फिर, हालांकि हमने तो इन चारों की सेल सोची थी क्लास में, तो ये तो फिर नेवर एंडिंग स्टोरी है। जी क्या फरमाया जा रहा है? हाँ बस बस सिंपल सी यही ना, बात सिंपल है। बिन बुलाए चाहे आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह, नॉट नेसेसरी बट इसको ख़त्म करें ऐसे ऐसे, कोई अच्छी चीज़ नहीं है, पी के ख़त्म करें। अच्छा सॉरी, सेल ऑफ टैक्सेबल, ये तो आज की क्लास में की है। सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड गुड्स इंक्लूड 130 टू एंड कंज्यूमर, तो इसको यहाँ से निकाल देना है -130, उधर ही पता नीचे सेल टू अनरजिस्टर्ड, और इधर इसको डाल देना है ताकि सेल पे 18% लगे। आगे सारी तो तीनों आसान है, इसमें कोई मसला नहीं। टैक्सेबल गुड्स वर्थ ₹1.5 लाख वर यूज्ड इन बिजनेस मीटिंग हेल्ड फॉर प्रमोशन ऑफ HA's बिजनेस। अच्छा यार हम मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ गुड्स का काम कर रहे हैं, तो ये आज जो क्लास में सवाल नहीं किया, ओन मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट was used in business for testing purpose in lab, तो ये वही कॉन्सेप्ट है कि अब इसने लिखा नहीं हुआ लेकिन ये अपनी बनाई हुई चीजें होंगी, इस तरह नहीं आप कह सकते ये शायद खरीदी हुई चीजें होंगी, ये अपनी बनाई हुई चीजें होंगी। वो चीजें जो 1.5 लाख की थी वो अपने ही बिजनेस में यूज कर ली, तो इसलिए इसको सेल में डालेंगे। वर्किंग 3 में 150। सप्लाई की डेफिनेशन है ना, पुटिंग टू बिजनेस यूज, सप्लाई की डेफिनेशन में जाके पढ़ लीजिएगा, पुटिंग टू बिजनेस यूज, अपनी बनाई हुई चीजें अपने ही बिजनेस में यूज कर लें। ये तो कोई मसला नहीं यार, वैसे ये टैक्सेबल एंड जीरो ना भी लिखता ना तो हमें पता है कि टैक्सेबल में जीरो आ ही जाती हैं। बिजली के बिल है सितंबर का, अक्टूबर में पे हुआ है, हाउएवर रिलेटेड इनपुट वाज इनएडवर्टेंटली रिमेन अनक्लेम्ड, तो भूला हुआ इनपुट अगर आपको कभी भी याद आ जाए, नहीं बिल तो नहीं देखना, आप जब इनपुट दे दे तो बस वही काफ़ी है। तो भूला हुआ इनपुट आपको याद आ गया, जल्दी आ गया। हमारा कौन सा महीना है? फरवरी। और बिल किस महीने का है? अक्टूबर में कर लो, नवंबर में कर लो, दिसंबर में कर लो, जनवरी में कर लो, फरवरी में कर लो। वैसे सितंबर को देखना था, अक्टूबर तो कंफ्यूजिंग था, सितंबर को देखना था जिस महीने का बिल है। ये वो आज की क्लास की एडजस्टमेंट जिसे मैंने होमवर्क में लिखा था, इग्नोर करना है। ऑडिटर्स ने कहा कि आधा स्टॉक ख़राब हो जाएगा, भाई जब ख़राब होकर बिकेगा तब सेल में डाल देंगे। फिलहाल तो आपका शक क्या ना ख़राब हुआ है, शक क्या ख़राब हुआ है, हो सकता है कल आपको कोई दीवाना आके हम महंगा लेके चला जाए। कई दफ़ा लोगों को चाहिए ही गली छड़ी चीज़ें होती हैं एक्सपायर हुई हुई, उनके बिजनेस के लिए वो बड़ी काम की होती हैं। अच्छा जी अगला कौन सा सवाल था? फारक सवाल डाल रहे हैं। अच्छा, दिस क्वेश्चन कंटेन्स अ वर्स्ट एडजस्टमेंट, इस क्वेश्चन के अंदर एक वर्स्ट एडजस्टमेंट है। असल में ना बच्चों ने इसको एक अलग मशीन समझा होगा, हालांकि 25 लाख और 15 लाख
ये इसका ब्रेकअप है। लेकिन इस तरह उसे पूछनी नहीं चाहिए थी एडजस्टमेंट। अगर इस तरह पूछनी थी ना तो उसे लिखना चाहिए था फिक्स्ड एसेट इंक्लूड। अब इधर उसने थोड़ा सी इंडिकेशन दी है मशीन्स, फिर 2 मशीन्स ए एंड बी, और ऊपर से कॉस्ट भी मिल रही है। तो कितने लोगों ने इस 25 लाख को नीचे वाला 15 और 10 ही समझा था? कितने लोगों ने इस 25 लाख को अलग वर्किंग में डाला था और 15 और 10 लाख को अलग ट्रीट किया था? क्या करें, इसका कोई हल नहीं है। भोंगी सी मारी थी उसने। नहीं, अब क्या, कुछ नहीं यार, ऐसा हो जाता है कभी एग्जामिनर से। अब क्या करें इसको, कोई ऐसा मसला नहीं। नंबर तो फिर पता नहीं अब काटे नहीं काटे, मैं क्या करूं। इसीलिए कहते हैं पूरी तैयारी करके जाएं, ताकि 90 से 95 नंबर तो हमारे आ जाएं। बाकी ये 3-4 नंबर आपके कट जाएंगे इसमें से, बाकी 90-95 आ जाएंगे इंशाल्लाह। नीचे नोट दे देते तो फिर ठीक है कि ये ऊपर वाला मशीन अलग है, नीचे वाला मशीन अलग है, ये फिर नोट दे देते तो ये फिर ठीक है। नहीं फंस जाए क्या, फंसने का तो पता भी नहीं चलना था ना, मैं ये कह रहा हूँ। वो फंसना क्या जिसमें पता चल जाए, ये तो फंसने का पता भी नहीं चलना था। ये तो जब होनी थी बाद में फिर पता चलना था कि आपके सिर्फ जो है वो 84 नंबर आए हैं पेपर में। फिर तो पता ही नहीं चलना था ना। इस सवाल में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं कराने वाली। अगर इस सवाल में कोई एडजस्टमेंट करवाने वाली है तो फिर वो आप में मसला है मेरे ख्याल से, इस सवाल के एडजस्टमेंट में मसला नहीं है। अच्छा जी, आज तो आपको कोई सवाल नहीं देना होमवर्क, आपके कोई टेस्ट उस्ट चल रहे हैं सुने। तो अब आप हजरात जो है वो तशरीफ़ ले आएँ। अल्लाह आपका भला करे चैप्टर नंबर 23 पे, ताकि 2-3 मिनट में हम आपको फ्री कर दें, आप ज़्यादा फ्री ना हो जाए। ताकि चलें 22 कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, कर लें। इन द लाइट ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990, एक ये लाइट ने साढ़े को बल रही है ताई। Identify the situation under which Inland Revenue may recover the sales tax from a person without issuing him a show cause notice. Also state the procedure for recovery. Short paid amount recoverable without notice. Section कौन सा था? 11A. अच्छा जी, इसको तो टिक कर लेना। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन ये तो हो गया हुआ है 46 का भी। ये तो जी माय डियर, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजन एंड फाइनल एडजस्टमेंट इन रिलेशन टू अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट, ऐदरा कर दो जो आज पढ़ा है। पेज नंबर 540, इसमें रूल नंबर 25। 25 का सिर्फ 4th पॉइंट लिख के आना है। 4 है, कौन सा है आखिरी वाला? 4 है। 25 का 4 जरा पढ़े कोई जाके, पेज नंबर 545 पे। मंथली एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स शैल बी ट्रीटेड एज प्रोविजनल। ठीक है, प्रोविजनल भी आपने एक्सप्लेन कर दिया। आगे पढ़ें। एंड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर रजिस्टर्ड पर्सन शैल मेक अ फाइनल एडजस्टमेंट। तो बस इन नंबर भी देखें। 2 नंबर सवाल, सॉरी 2 नंबर का सवाल है। There are certain goods returned by customer as they are unfit for consumption and the seller has no option but to तोड़ them. Specify the तरीका, किस तरीके से तोड़े। 2 काम करे, एक तो कमिश्नर से इजाजत ले और दूसरा असिस्टेंट कमिश्नर के लेवल का बंदा आएगा, उसकी मौजूदगी में बम ब्लास्ट करें। आप वीडियो कॉल पे उसको लेके ना करें, उसकी मौजूदगी में उसको बुलाएं जरा। पेज नंबर 544, रूल 23।
कोई नहीं भाई, मेरी क्लास में मेरी मर्जी, मैं क्या करूँ। क्वेश्चन 40, साड़ी जान ले लो फिर। अंडर द प्रोविजन ऑफ खाला जी के एक्ट एंड रूल्स मेड बाय खालू जी, आइडेंटिफाई द सिचुएशंस इन विच अ रजिस्टर्ड पर्सन मे बी लायबल फॉर डी रजिस्ट्रेशन। छोटे को लबने पे लगा देना और ये छोटे बहुत आगे निकल जाते हैं, आप लोग पीछे रह जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि जिसको मैंने पढ़ाया था वो पास हो गया है। ये कई दफा लोग सुनने में आते हैं। तो ये छोटा ही होता है जो खुद ढूंढ रहा होता है चीजें, और आप लोग शाह बन के बैठे होते हैं। लब यार, पेज 520, पेज 536, रूल 11 का भी टॉप वाला सिर्फ लिख के आना है। पुत्र तू भी लब लै, तू भी छोटे ने लाया, मैंने लगता है काम वास्ते। नहीं गया, ये नहीं गया उस सफे पे। ये तो किसी और क्लास में हो गया था। अच्छा, ये मुझे कल की क्लास में याद कराइएगा, क्वेश्चन 37 करेंगे। जी, बत्ती का ए 10 से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसमें रेजिडुअल इनपुट कितना था? 20 रुपए था। और रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना था? 13 रुपए। किसी को पेज नंबर याद हो रेजिडुअल इनपुट का? नहीं, ये शुरू वाला था 33। और इसका फॉर्मूला किस में लिख के आना था? 533 वाले में, 545 वाले में? 545 वाले में। जाके वेखा, तेनों सवेर वाला भी भुलिया होंगे, मैनू पता है। बाद च आके तू मैनू स्यापा पाना है कित्थों आया सी। रूल्स रिलेटिंग टू चेंज इन पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन अदर देन चेंज ऑफ बिजनेस कैटेगरी। पहले तो ये बताए ना, पहले अदर देन को छोड़ें। रूल्स रिलेटिंग टू चेंज इन पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, मैं आ रहा हूं इंशाल्लाह 20-22 तक ना। हाँ जी माय डियर, रूल नंबर 7, पेज नंबर। यार कहते हैं एक्सेप्ट चेंज इन बिजनेस कैटेगरी। बिजनेस कैटेगरी अगर चेंज करनी है तो कहते हैं वो लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है। ढूंढ के बताएं कौन सी लाइन इसमें कह रहा है मुझे ना लिख के दो। लास्ट वाली नहीं, मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट वाली है। सेकंड लास्ट लाइन पढ़े ना, क्या लिखा हुआ है यार? वो जो मैन्युफैक्चरर वाली बात है वो नहीं लिख के आनी। तो रूल 7 का 2 नहीं लिख के आना, रूल 7 लिख के आना है। रूल 7 एक्सेप्ट 7 का 2, ये जवाब है असल में। कहते हैं अगर बिजनेस कैटेगरी बदल रहे हो ना अपनी, तो वो मुझे लाइन ना लिख के आओ। यार अब अजीब सी बात है, वो भी एक लाइन थी, लिखवा लेता। कहते नहीं वो नहीं लिखनी। मैंने कहा लिख लेना, नहीं। लेकिन एक लाइन में लिखा हुआ है कि अगर एज ए मैन्युफैक्चरर आप आ रहे हैं तो वो वाला, असल में इसमें उसको डर ये था कि आपने फिर मैन्युफैक्चरर की जीपीएस टैग फोटोग्राफ्स वाली बातें भी लिखने लग जानी थी, हालांकि वो आपने कहाँ लिखनी थी। तो इसको डर ये था कि उसने आपने डिटेल में चले जाना था। तो कहते हैं उस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो फिर लिख के क्या आना है? 7 का 1, 3 और 4। अच्छा, 29 का डी, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजनल एंड फाइनल एडजस्टमेंट। ये बार बार आ रहा है। हाँ, कौन सा था? ये तो पता है आपको, क्वेश्चन 29 का डी। अच्छा, इसके बाद देयर आर सर्टन गुड्स विच नीड्स टू बी डिस्ट्रॉयड, 28 का बी। ये तो आपको पता है, ठीक है जी। छुट्टी, ये किस चैप्टर से की है हमने? 22। और चैप्टर 23 से कौन कौन से सवाल किए थे होमवर्क वाले? 26,
28 ये लेक्चर नोट्स में डालेंगे ताकि ऑनलाइन वाले परेशान हों और हाइब्रिड वाले ना आने वाले परेशान हो। वही आज पता नहीं की कर लिया यार, 2 घंटे तो लग गए होने इन्हों दे। वीडियो खोलेंगे तो बाद में कहेंगे वीडियो शायद कट हो गई है थोड़ी सी। चलो भाई बंद करो।